Hello friends, welcome to the online platform of CD Academy. Myself Harsh Gupta, and today I am going to start unit number 4 of your third paper, which is of Science and Technology. Your unit 4 is based on computers. So before we start our unit, first we will have to understand some basic terms and concepts which will be used again and again in your unit. So first we start with the term data. Data. What is data? What do we understand by the term data? क्या होता है डेटा? मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा क्या होता है. सी, मैं अभी बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं रैंडमली, लाइक अभी बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए रैंडमली, लाइक राम, गुड, वाई, ए, इज. In this case, are you getting any kind of knowledge from these words? अभी ये वर्ड्स आपको किसी भी तरह की कोई नॉलेज दे रहे हैं? You are not getting any kind of knowledge from these words. So in this case, these words will be called data. इस केस में आपके ये जो वर्ड्स हैं ये कहलाएंगे आपके डेटा. So क्या हुआ डेटा? Data is a collection of unorganized facts and figures which does not provide any further information regarding any pattern or context. क्या मतलब है डेटा का? डेटा आपके ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और फिगर्स का एक कलेक्शन है जो आपको किसी भी पैटर्न या किसी भी रेफरेंस या किसी भी कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं देता. क्लियर है? सो ये आपका क्या हुआ? डेटा. बिकॉज इस केस में अभी ये वर्ड्स आपको किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं. अभी हम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि ये वर्ड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं. क्लियर है? सो इन दिस केस दीज वर्ड्स विल बी कॉल्ड डेटा बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस. क्लियर है? ये था आपका टर्म डेटा. आवर नेक्स्ट टर्म इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन. व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होती है? सी, अभी मैंने ये वर्ड्स रैंडमली यहां लिख दिए थे. नाउ आई एम राइटिंग दीज वर्ड्स इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, लाइक आपके ये जो वर्ड्स रैंडमली यहाँ लिखे हुए थे, इन्हीं वर्ड्स को मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख दिया दैट राम इज ए गुड बॉय. सो इन दिस केस यू आर गेटिंग ए डेफिनेट नॉलेज फ्रॉम दिस लाइन दैट राम इज ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. सो इन दिस केस आपको एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राम अच्छा लड़का है. सो बेसिकली आपकी ये जो नॉलेज है यही आपकी नॉलेज कहलाएगी इंफॉर्मेशन. इस लाइन में हमको जो सर्टेन नॉलेज मिल रही थी यही नॉलेज आपकी कहलाएगी इंफॉर्मेशन. इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन वी कैन से दैट योर इंफॉर्मेशन इज ए स्ट्रक्चर्ड डेटा. इट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डेटा. इंफॉर्मेशन क्या हुआ? इंफॉर्मेशन आपका स्ट्रक्चर डेटा है जो आपको एक सर्टेन नॉलेज देता है. when your
अनप्रोसेस्ड डेटा इज प्रोसेस्ड, इट कन्वर्ट्स इनटू एन इंफॉर्मेशन। आपका जो डेटा अभी अनप्रोसेस्ड है, जब आपके इस डेटा की प्रोसेसिंग हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन में। क्लियर है? सो डेटा क्या हुआ और इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपको क्लियर हुआ कि डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर विच डज नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पैटर्न और कॉन्टेक्स्ट। डेटा हमको किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। क्लियर है? और इंफॉर्मेशन क्या हुआ? इंफॉर्मेशन इज ए स्ट्रक्चर्ड डेटा, मीन्स व्हेन योर डेटा इज प्रोसेस्ड इट कन्वर्ट्स इनटू एन इंफॉर्मेशन। आपका डेटा जब एक बार प्रोसेस्ड हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड का बार बार यूज किया, प्रोसेसिंग। मैंने अभी बोला था कि व्हेन योर डेटा इज प्रोसेस्ड इट कन्वर्ट्स इनटू एन इंफॉर्मेशन। एक बार आपका जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोसेसिंग? देखिए, processing is a conversion process. Basically it's a conversion process which converts your unorganized data into an information. Processing आपका एक conversion process है प्रोसेसिंग आपका एक कन्वर्जन प्रोसेस है जो आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। क्लियर हुआ? प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग इज ए conversion process which converts your unorganized data into an information. Clear? So data क्या है, information क्या है और processing क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये आपको क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेसिंग है ये होगी कैसे? हम अपने डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे? ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम ओरली बोलें और हमारे बोलने से डेटा प्रोसेस हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी विल हैव टू यूज सम काइंड ऑफ डिवाइस विच विल कन्वर्ट अवर डेटा इनटू एन इंफॉर्मेशन। हमको किसी ना किसी तरह के ऐसे डिवाइस का यूज करना पड़ेगा जो हमारे डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे। क्लियर है? सो टू प्रोसेस अवर डेटा we will require a certain device which will convert our data into an information. आपको ऐसे डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल दे। तो आपका जो प्रोसेसिंग डिवाइस है ये क्या है? आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? प्रोसेसिंग डिवाइस की, जो आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल रहा है। सो बेसिकली आपके जो प्रोसेसिंग डिवाइस हैं, इन्हीं में से आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है कंप्यूटर। क्या कहलाता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस विच प्रोसेस योर डेटा इनटू एन इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अच्छा, ये आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कैसी मशीन है? इट्स ए डम मशीन। ये कैसी मशीन है? डम मशीन। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जब तक आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड ना दें तब तक आपका जो कंप्यूटर है, आपका सिस्टम है, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। क्लियर है? वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता जब तक आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड ना दें। सो इन दिस केस ऑल्सो आपको अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि नहीं? तभी तो आपका सिस्टम प्रोसेस कर पाएगा डेटा को। सो बेसिकली आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दोगे
आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज में दोगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है? सो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको कंप्यूटर की किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। सो बेसिकली आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हो, इन्हीं इंस्ट्रक्शन का जो सेट है वो आपका कहलाता है प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या हुआ? प्रोग्राम इज a set of instruction that a computer follows in order to perform a particular task। क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम आपके इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो आपका कंप्यूटर, जिसको आपका कंप्यूटर फॉलो करता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हुआ? ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज a set of instruction that a computer follows in order to perform a particular task। क्लियर है? सो अभी आपको क्लियर हुआ कि आपका डेटा क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग है और प्रोग्राम क्या होता है। क्लियर है? तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस यूनिट में बार बार यूज में आएंगे। अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर पर कि बेसिकली कंप्यूटर करता क्या है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, अभी मैं आपके सामने कंप्यूटर की एक डेफिनेशन लिखूंगा और उस डेफिनेशन के एनालिसिस से ही हम कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लियर है? Computer is an electronic device which takes input from user, process it, produces result, and display it to the user। It also saves the result for further use। मेरी राइटिंग इतनी प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, मैंने लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सबको पता है, विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। वो क्या कर रहा है? वो आपके यूजर से इनपुट ले रहा है और इनपुट में हम क्या देते हैं? डेटा। भाई आप इनपुट में क्या देते हो? डेटा देते हो। सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। कंप्यूटर आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके यूजर से एज ए इनपुट डेटा लेता है। ठीक, आगे, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेसेस इट। क्या करता है? आपके
डेटा को लेने के बाद उसको क्या करता है आपका सिस्टम, प्रोसेस करता है ना। तो बेसिकली जो प्रोसेस करेगा, अभी मैंने आपको बताया था कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमको कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, है ना, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन का सेट आपका क्या कहलाता है, प्रोग्राम। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस करेगा वो किसके थ्रू करेगा, वो करेगा आपके प्रोग्राम के थ्रू। क्लियर है? आगे देखिए, इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। ये क्या कर रहा है, इसने आपका डेटा लिया, उसके बाद आपके डेटा को प्रोसेस किया और फिर रिजल्ट को प्रोड्यूस कर दिया। सो बेसिकली जो आपका ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि उसने आपका डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उसने आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल दिया एज ए रिजल्ट। क्लियर है? आगे, एंड डिस्प्ले इट टू द यूजर। और एक बार जब आपका रिजल्ट बन जाता है तो उसको वो आपके मॉनिटर पे शो कर देता है। क्लियर? आगे, इट ऑल्सो सेव्स द रिजल्ट फॉर फर्दर यूज। आपका जो भी रिजल्ट आता है उसको इन फ्यूचर यूज करने के लिए क्या करता है आपका कंप्यूटर, उस रिजल्ट को सेव कर लेता है। और सेव कहां करेगा, सेव करेगा वो मेमोरी में। कहां करेगा, मेमोरी में। मेमोरी क्या है ये हम आगे देखेंगे, हमारे टॉपिक हमारे सिलेबस में भी है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट के फॉर्म में क्या ले रहा है, डेटा ले रहा है, एंड प्रोसेस इट। क्या कर रहा है, आपके डेटा की प्रोसेसिंग कर रहा है, किसके हेल्प से, प्रोग्राम की हेल्प से। आगे, प्रोड्यूसेस रिजल्ट। उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, उसने आपका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया जो कि आपकी इंफॉर्मेशन है, एंड डिस्प्ले इट टू द यूजर, और यूजर को मॉनिटर पर शो कर दिया। अगेन, इट ऑल्सो सेव्स द रिजल्ट फॉर फर्दर यूजेज। आगे इन फ्यूचर आपको यूज करने के लिए क्या कर रहा है आपका सिस्टम, आपके रिजल्ट को सेव भी कर रहा है, और सेव कहां कर रहा है, वो मेमोरी में कर रहा है। सो अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है। आपको एक डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। सपोज अभी जो हमने डेफिनेशन का एनालिसिस किया कि क्या है आपका कंप्यूटर, क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। वो क्या कर रहा है, वो यूजर से इनपुट ले रहा है। ठीक है, मतलब वो डेटा को एज ए इनपुट ले रहा है। ठीक, डेटा को एज ए इनपुट लेने के बाद उसने क्या किया, प्रोसेस दैट डेटा। वो आपके डेटा को क्या कर रहा है, यहाँ प्रोसेस कर रहा है। एक बार आपका डेटा एज ए इनपुट गया तो उसके बाद उसके क्या स्टार्ट हो गया, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के बाद जो आपका डेटा था उसको कंप्यूटर ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंफॉर्मेशन या आपके आउटपुट में। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। और जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, आपका जो भी रिजल्ट था उसको कंप्यूटर कहां सेव कर दिया, उसको उसने सेव कर दिया स्टोरेज में। कहां, स्टोरेज में। बेसिकली ये क्या है आपका, ये है आपकी मेमोरी। क्लियर है? सो आपको डायग्राम के थ्रू भी समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। स्टार्ट कैसे होता है, आपने डेटा इनपुट किया, उस डेटा की प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग बाद उस डेटा को उसने इंफॉर्मेशन में चेंज किया, और इंफॉर्मेशन में चेंज करने के साथ साथ क्या किया, उसने उस इंफॉर्मेशन रिजल्ट को आपकी स्टोरेज यानी आपके मेमोरी में भी सेव कर लिया फॉर फर्दर यूजर। क्लियर है? तो अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कंप्यूटर का। ठीक है, जैसे आपका डेटा क्या है, आपका इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी कन्वर्जिंग प्रोसेस क्या है, आपकी प्रोसेसिंग क्या है, और आपका प्रोग्राम क्या होता है, और कंप्यूटर क्या होता है। ये कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको समझने थे बिफोर वी स्टार्ट अवर यूनिट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गए होंगे कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है,
प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है और प्रोग्राम किसे कहते हैं और कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है। Now we come to our first topic, types of computers. कंप्यूटर के टाइप्स। See, we can classify computer on three bases. कंप्यूटर को आप थ्री बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। आपका फर्स्ट बेस है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। Based on application, in this we can categorize computer into three types. Number one, analog. Number two, digital. And number three, hybrid. This is your first criteria based on application. So based on application हम कंप्यूटर को तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन एनालॉग कंप्यूटर, नंबर टू डिजिटल कंप्यूटर एंड नंबर थ्री हाइब्रिड कंप्यूटर। आपका जो सेकंड बेसिस है वो है बेस्ड ऑन पर्पज। Based on purpose, we can divide computer in two parts. First one is general purpose computer, and second is specific purpose computer. पर्पस के बेस पर आप अपने सिस्टम को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। नंबर वन जनरल पर्पस और नंबर टू स्पेसिफिक पर्पस। जो आपका थर्ड बेसिस है वो है आपका बेस्ड ऑन साइज एंड वर्किंग। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वर्किंग आप कंप्यूटर को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। लाइक माइक्रो कंप्यूटर्स, नंबर टू मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सो ये आपकी थ्री बेसिस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। सो आपके ये जितने भी टाइप्स हैं इनको हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। So your first computer is analog computer. Analog computer. What is analog computer? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी एनालॉग कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा।
अभी मैंने बोर्ड पर एक थर्मोमीटर बनाया हुआ है, आपके बोर्ड पर भी एक थर्मोमीटर बना हुआ है। ये थर्मोमीटर है आपका मरकरी थर्मोमीटर, जिसको हम पहले यूज करते थे। सो बेसिकली आपका ये जो मरकरी थर्मोमीटर है, ये एग्जांपल है आपका किसका, एनालॉग कंप्यूटर का। ये मरकरी थर्मोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर है? अब इस थर्मोमीटर की वर्किंग के बेस पे मैं आपको एनालॉग कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज निकाल कर बताऊंगा। अगर आपको थर्मोमीटर की वर्किंग पता है तो आप खुद से एनालॉग कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं। देखिए कैसे। जो थर्मामीटर हम यूज करते थे, कैसे यूज करते थे, जब भी फीवर आता था तो हम क्या करते थे, थर्मामीटर को हम अपनी मुंह के अंदर, अपने माउथ में, टंग के नीचे लगाते थे, है ना। और कुछ मिनट्स तक लगाने के बाद क्या करते थे, हम थर्मामीटर को बाहर निकाल लेते थे, ठीक है। और फिर आपके थर्मामीटर में जो आपके मरकरी का डिस्प्लेसमेंट होता था, उसके बेसिस पर हमको पता चल जाता था कि हमको कितना फीवर है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्मामीटर की वर्किंग क्या थी। थर्मामीटर को आपने अपने मुंह में, माउथ में लगाया, टंग के नीचे। सपोज आपने 2 मिनट तक उसको लगाया, ठीक है, और 2 मिनट के बाद आपने अपने थर्मामीटर को निकाल लिया, ठीक। उसके बाद थर्मामीटर में आपका जो मरकरी था, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बेसिस में क्या करते थे, आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते थे। आपको पता चल जाता था कि आपको कितना फीवर है। तो अभी मैंने जो ये वर्किंग पूरी बताई है आपको, इस पूरी वर्किंग में आपका जो थर्मोमीटर है वो कहीं भी नंबर्स पे काम कर रहा है? नहीं कर रहा। इस पूरी वर्किंग में आपका जो थर्मोमीटर है वो कहीं भी नंबर्स पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो नंबर्स पे वर्क नहीं कर रहा है। सो यहां से आपकी पहली प्रॉपर्टी निकलती है कि जो आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं, दे डू नॉट वर्क ऑन नंबर्स, डू नॉट वर्क ऑन नंबर्स। क्लियर हुआ? आपका जो थर्मामीटर है वो क्या कर रहा था, वो किसी भी तरह नंबर्स पर वर्क नहीं कर रहा था। इनफैक्ट आपका जो थर्मोमीटर था वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी पर वर्क कर रहा था, ठीक है। किस पे कम वर्क कर रहा था? फिजिकल क्वांटिटी, जो क्या थी थर्मोमीटर के केस में, आपका टेम्परेचर। सो यहां से आपकी सेकंड प्रॉपर्टी निकलती है कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है, दे डायरेक्टली वर्क ऑन फिजिकल क्वांटिटी। किस पे वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी पर। और ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लाइक जैसे थर्मोमीटर के केस में हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर हो सकती है, ठीक है, आपकी लेंथ हो सकती है, ठीक, आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड्स हो सकता है। ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपकी थर्मामीटर की जो पूरी वर्किंग थी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस पूरी वर्किंग में आपका जो थर्मामीटर था वो नंबर्स पे वर्क नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वो डायरेक्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी पर वर्क कर रहा था। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे थर्मामीटर के केस में हो गया टेम्परेचर, ऐसे प्रेशर हुआ, लेंथ हुई, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स हुआ, ये सब आपके क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में। क्लियर है? सो आपकी पहली जो प्रॉपर्टी निकलती है वो ये निकलती है कि एनालॉग कंप्यूटर डू नॉट वर्क ऑन नंबर्स। एनालॉग कंप्यूटर नंबर्स पर काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, या ये डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी पर वर्क करते हैं। क्लियर हुआ? पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि आपके एनालॉग कंप्यूटर नंबर्स पे वर्क नहीं करते, ये डायरेक्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी पर वर्क करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे थर्मोमीटर के केस में हुआ टेम्परेचर, ऐसी प्रेशर हो सकता है, लेंथ हो सकती है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स हो सकता है, और इसके आगे और भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है वो डायरेक्ट किस पर काम कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी पर। क्लियर है? अच्छा, अब आपको उसकी मैं दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूं
कि एनालॉग कंप्यूटर का हम यूज कहाँ करते हैं। बेसिकली योर एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड इन दोज एरियाज वेयर योर फिजिकल क्वांटिटीज हैव टू बी मेजर्ड कंटिन्यूसली। क्या मतलब हुआ? आपके एनालॉग कंप्यूटर का यूज ऐसे फील्ड्स में होता है जहां आपको फिजिकल क्वांटिटी के कंटिन्यूस मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, लाइक इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, साइंस, है ना। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है उसको हम ऐसी फील्ड्स में उसका यूज होता है जहां आपको फिजिकल क्वांटिटी के लगातार या उसके कंटिन्यूस मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी आपको बताया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी पता होगा आपको, जो आपकी ऑयल रिफाइनरी होती है उसमें क्या होता है, ऑयल रिफाइनरी के अंदर आपको अपने ऑयल के टेम्परेचर और उसके फ्लो का कंटिन्यूस मेजरमेंट करना पड़ता है। जब तक आपकी ऑयल रिफाइनरी काम कर रही है, चल रही है, तब तक आपको ऑयल रिफाइनरी में आपका जो ऑयल बन रहा है उसके टेम्परेचर और उसके फ्लो का कंटिन्यूस मेजरमेंट करना पड़ता है ना। ये नहीं हो सकता कि सपोज आपकी ऑयल रिफाइनरी है वो 8 आवर्स काम कर रही है, चल रही है, और 8 आवर्स में से वो आपके 6 आवर्स तो क्या करें, आपके ऑयल के फ्लो और उसके टेम्परेचर को मेजर करें, और रेस्ट आपके जो 2 आवर्स हैं उसमें आपका मेजरमेंट ना करें। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी रिफाइनरी 8 आवर्स तक काम कर रही है तो आपको पूरे 8 आवर्स तक ही ऑयल के फ्लो और उसके टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेजर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 8 आवर्स में से 6 आवर्स तो आपने 6 आवर्स तो आपने क्या किया, मेजरमेंट कर लिया, बाकी आपके जो 2 आवर्स बचे थे वहाँ आपने मेजरमेंट नहीं किया। इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो आपकी रिफाइनरी में एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए जब तक आपकी रिफाइनरीज काम कर रही है तब तक आपको कंटिन्यूसली ऑयल के फ्लो और उसके टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा। क्लियर है? सो बेसिकली आपकी जो ऑयल रिफाइनरीज होती है वहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स में एनालॉग कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपके एनालॉग मशीन्स लगी रहती हैं जो आपके ऑयल के फ्लो और उसके टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेजर करते हैं। क्लियर हुआ? सो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आया कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज हम कहाँ करते हैं, ऐसी फील्ड्स में जहां आपको फिजिकल क्वांटिटीज को कंटिन्यूस मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जहां आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका क्या करना पड़ता है आपको, उसका आपको कंटिन्यूस मेजरमेंट करना पड़ता है। ऐसी सारी फील्ड्स जहां आपको फिजिकल क्वांटिटीज का कंटिन्यूस मेजरमेंट करना है वहां आपको एनालॉग कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जैसा आपका ऑयल रिफाइनरी के केस में। क्लियर हुआ? सो ये थी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कि आपका एनालॉग कंप्यूटर ऐसी फील्ड्स में यूज होता है जहां आपको फिजिकल क्वांटिटीज के कंटिन्यूस मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। योर फिजिकल क्वांटिटीज हैव टू बी मेजर्ड कंटिन्यूसली। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पर कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर इज ए मशीन विद डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। ये कैसी मशीन है? एनालॉग कंप्यूटर इज ए मशीन विद डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। ये आपकी कैसी मशीन है? ये आपकी ऐसी मशीन है जिसका एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है। क्या मतलब है इसका? अभी मैंने आपको थर्मोमीटर का एग्जांपल दिया था कि थर्मोमीटर आपका क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। ठीक है, सो थर्मोमीटर को हमने एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? थर्मोमीटर का पर्पस क्या है? आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना। क्लियर है कि नहीं? अगर हम सोचें कि हम थर्मोमीटर से मूवी देख लें या उससे कोई सॉन्ग सुन लें तो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है।
क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज थर्मामीटर को हमने एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया था और वो उसी पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म कर सकता है कि नहीं? इसलिए हम बोलते हैं कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है इट्स अ मशीन विद डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। ये आपकी ऐसी मशीन्स होते हैं जिनका एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है। किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, आप एनालॉग कंप्यूटर को बनाते हैं, है ना? जैसे अभी मैंने आपको थर्मोमीटर का एग्जांपल दिया था, ऐसे ही आपका एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जैसे आपका स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर है वो भी आपके एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। स्पीडोमीटर क्या होता है, आपकी गाड़ियों में, कारों में लगा रहता है ना? और जो भी आपकी गाड़ी है, कार है, उसकी स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। अच्छा, जो आपका स्पीडोमीटर है जब तक आपकी कार चल रही है तब तक वो लगातार क्या करेगा, आपकी स्पीड को मेजर करेगा। ये नहीं हो सकता कि आपने सपोज 20 मिनट तक कार चलाई और 20 में से आपके 10 मिनट तो उसने स्पीड को मेजर कर लिया और 10 मिनट स्पीड मेजर नहीं की। ये नहीं हो सकता। जब तक आपकी कार चलेगी वो कंटिन्यूस आपकी स्पीड को मेजर करता रहेगा। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि क्या करता है, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूस मेजर करता है। ठीक। दूसरा, जो स्पीडोमीटर है, अगर हम सोचें कि स्पीडोमीटर से हम मूवी देख लें या इससे कोई सॉन्ग सुन लें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो स्पीडोमीटर है वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाया गया है। वो टास्क क्या है आपकी, टू मेजर द स्पीड ऑफ योर कार। क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है वो कैसी मशीन है, इट्स ए मशीन विद डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे कि आपके एनालॉग कंप्यूटर के सिग्नल्स कैसे होते हैं नेचर में। ठीक, देखिए आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है इसके सिग्नल्स कंटिन्यूस होते हैं इन नेचर। कैसे होते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर के सिग्नल्स कंटिन्यूस होते हैं। द सिग्नल्स ऑफ योर एनालॉग कंप्यूटर्स आर कंटिन्यूस इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर में? कंटिन्यूस। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने अभी आपको थर्मामीटर की वर्किंग बताई थी कि थर्मामीटर आपके जब तक आपके माउथ के अंदर लगा हुआ है वो क्या करेगा, आपका कुछ ना कुछ टेम्परेचर मेजर करेगा, है ना? ये नहीं हो सकता कि कुछ टाइम के लिए वो आपके क्या कहते हैं, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करे और कुछ टाइम के लिए ना करे। जब तक वो आपके माउथ के अंदर है, आपकी टंग के नीचे है, तब तक आपकी बॉडी का वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर मेजर करता रहेगा, है ना? टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है पर वो उसको कंटिन्यूस मेजर करेगा। इसका मतलब है कि जब तक आपका थर्मोमीटर वर्क कर रहा है तब तक वो क्या दे रहा है, तब तक वो कंटिन्यूस आउटपुट दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? कि जब तक वो थर्मोमीटर आपके माउथ के अंदर है तब तक वो क्या करेगा, वर्क करेगा। और जब तक वो वर्क करेगा तब तक वो क्या देगा, लगातार कोई ना कोई टेम्परेचर देगा। और बेसिकली जो टेम्परेचर दे रहा है वो क्या है, वो उसका आउटपुट है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका जो थर्मामीटर है वो जब तक काम करेगा तब तक कोई ना कोई आउटपुट वो देगा कि नहीं देगा। ठीक है? ये नहीं हो सकता कि आपने सपोज थर्मामीटर को अपने मुंह के अंदर, अपने माउथ में 2 मिनट के लिए लगाया तो वो 1 मिनट तक तो आउटपुट दे और 1 मिनट तक कोई आउटपुट ना दे। ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपके जो एनालॉग मशीन्स होते हैं उनके आउटपुट कैसे होते हैं, उनके आउटपुट कंटिन्यूस होते हैं। क्लियर है? आपकी जो कंटिन्यूस आउटपुट है अगर उसको हम वेव फॉर्म में कन्वर्ट करें या सिग्नल्स में कन्वर्ट करें तो कैसा आएगा, वो आएगा आपका कंटिन्यूस। कैसा आएगा? वो आपका आएगा कंटिन्यूस। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी जो एनालॉग मशीन्स हैं वो आपको कंटिन्यूस आउटपुट दे रही हैं और उसी कंटिन्यूस आउटपुट को अगर आप वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको सिग्नल्स कैसे मिलेंगे, आपको सिग्नल्स कंटिन्यूस मिलेंगे। क्लियर है? इसलिए हम बोलते हैं कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है इसके सिग्नल्स कैसे होते हैं, इसके सिग्नल्स कंटिन्यूस होते हैं। क्लियर है? ये था आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है? जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स which do not work on numbers, rather they directly work on physical quantity। आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। आपका लेंथ हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है।
ठीक, ये यूज कहाँ होते हैं? योर एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन दोज एरिया वेयर योर फिजिकल क्वांटिटीज हैव टू बी मेजर्ड कंटिन्यूसली, जहां आपको अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को कंटिन्यूस मेजर करना होता है, लाइक योर इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज। क्लियर? इसके बाद जो मशीन कैसे होती है आपके एनालॉग कंप्यूटर इज ए मशीन विद डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, इनका एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं। ठीक, एंड लास्ट, द सिग्नल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स आर कंटिन्यूस इन नेचर, इनके जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके कंटिन्यूस होते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिए, थर्मोमीटर हुआ, आपका स्पीडोमीटर हुआ, आपका वोल्ट मीटर हुआ, ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? सो एनालॉग कंप्यूटर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंप्यूटर पे, डिजिटल। Our next computer is digital computer. डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर विच वर्क्स ऑन द डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। कैसा कंप्यूटर आपका डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर आपका ऐसा कंप्यूटर है जो आपके ऐसे डेटा पर वर्क करता है जो बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? जो होते हैं आपके बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में। बाइनरी डिजिट्स का मतलब क्या है? 0 और 1। सो आपके ऐसे कंप्यूटर्स जो बाइनरी डिजिट्स पर वर्क करते हैं, यानी 0 और 1 पर वर्क करते हैं, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। क्लियर है? ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो आपके बाइनरी प्रिंसिपल पर वर्क करे, यानी आपके बाइनरी डिजिट या आपके 0-1 पर जो आपका सिस्टम काम करे, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है बाइनरी कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कि आपके बाइनरी कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है, वर्क कैसे करता है। देखिए, इन डिजिटल कंप्यूटर्स all the data and instruction are entered together and your digital computer calculates according to the instruction given। क्या करता है आपका डिजिटल कंप्यूटर? आपका जो भी डेटा है, आपका जितना भी डेटा है, आप उस पूरे डेटा को विथ इंस्ट्रक्शन एक साथ क्या करते हो? इनपुट करते हो। आपका जितना भी डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, आप उन सबको एक साथ क्या करते हो? इनपुट करते हो। एक बार आपने जब आपका जितना भी डेटा था और जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन थे आपने इनपुट कर दिए, तो उसके बाद आपका डिजिटल कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए थे डेटा के साथ, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेगा? कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है। क्लियर? कैलकुलेशंस में वो आपका डिजिटल कंप्यूटर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है? और एक बार जब दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है और आपकी कैलकुलेशन फाइनल हो जाती है, उसके बाद क्या करता है? वो आपको आउटपुट के फॉर्म में क्या देता है? रिजल्ट शो कर देता है। क्लियर हुआ? देखिए, अभी मैंने बोला कि आपका डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है? आपका जितना भी डेटा है, प्लस आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको क्या करते हो? आपका जितना भी डेटा इंस्ट्रक्शन है उसको आप एक साथ इनपुट करते हो। ठीक, एक बार आपने डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट कर दिए तो उसके बाद आपका जो डिजिटल कंप्यूटर वो क्या करता है? वो कैलकुलेशंस करता है। क्या करता है? वो कैलकुलेशंस करता है। और कैलकुलेशन में वो क्या करता है? कैलकुलेशन में वो आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कैलकुलेशन में वो आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? लाइक योर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एटसेट्रा, ये आपके क्या है? ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? बेसिकली लॉजिक का मीनिंग क्या होता है? लॉजिक का मीनिंग होता है टू कंपेयर। क्या होता है? कंपेयर। लॉजिक का मीनिंग होता है कंपेयर करना। तो बेसिकली जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें आपका जो सिस्टम है वो क्या करता है? वो आपकी अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में क्या करता है? कंपैरिजन करता है। कि सपोज A इज ग्रेटर देन B
या B इज ग्रेटर देन A या A इज इक्वल टू B। सो बेसिकली इस केस में आपका क्या कर रहा है सिस्टम, इस केस में आपका जो सिस्टम है वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी आपकी क्वांटिटीज में क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। ठीक, तो ये आपके क्या कहलाता है, ये आपके कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। बेसिकली स्कूल लेवल पे आपने गेट्स पढ़े होंगे, जैसे आपके जो नैंड गेट होता है आपका, है ना, आपका एक नॉट गेट होता है, ऐसे आपका एक आपके क्या है अलग अलग गेट्स रहते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। तो बेसिकली ये जो गेट्स हैं ये क्या है, यही आपके लॉजिक सर्किट्स हैं। ठीक है, ये आपके गेट्स क्या करते हैं, ये गेट्स आपके सारे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में 0 1 की वैल्यू देंगे इनपुट तो क्या आएगा, 1 1 में देंगे तो क्या आएगा। तो ये आपकी जो बेसिकली गेट्स हैं यही आपके लॉजिक सर्किट्स को बनाते हैं। इनके बारे में हम जब मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाऊंगा तब डिटेल में इनको देखेंगे कि आपके लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं और आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। अभी आपको इतना समझना है केवल कि एक बार आपने जो डेटा इंस्ट्रक्शन दे दिए तो फिर क्या करेगा आपका डिजिटल कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शन आपने डेटा के साथ दिए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा और कैलकुलेशंस में वो अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। एक बार जब आपकी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी तो क्या करेगा, वो आउटपुट के फॉर्म में क्या दे देगा, आपको रिजल्ट दे देगा। आउटपुट के फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। क्या दे दिया आपके डिजिटल कंप्यूटर ने, आपने जो डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट किए थे उस पे ऊपर क्या किया, आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसने क्या की, कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट के फॉर्म में क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। तो इस तरह से क्या है आपका डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है। क्लियर हुआ? इसको एक एग्जांपल के थ्रू और हम देख सकते हैं। सपोज आपको किसी क्लास की मार्कशीट बनानी है, आपको किसी क्लास की मार्कशीट का प्रोग्राम बनाना है ना। आपको सपोज किसी क्लास की स्टूडेंट्स के मार्कशीट का एक प्रोग्राम बनाना है। सपोज आप सी लैंग्वेज में क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। सी लैंग्वेज क्या होती है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है लैंग्वेज, जिसमें हम देखेंगे कि आपके लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आपको सी लैंग्वेज में किसी क्लास के स्टूडेंट्स की मार्कशीट का एक टेबल बनाना है। ठीक, कैसा टेबल बनाना है, आपको ऐसा टेबल बनाना है जिसमें आपको अपने आप पता चल जाए कि आपकी क्लास के किस स्टूडेंट ने कितने परसेंट आए हैं उसके, कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना आगे है, ठीक है, किसने टॉप किया है, किसकी क्या रैंक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप मिल जाए। आपको एक ऐसी टेबल बनानी है, आपको ऐसी टेबल का एक प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज में। क्लियर है? तो अगर आपको किसी क्लास के स्टूडेंट्स की मार्कशीट का एक प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा, सबसे पहले डेटा चाहिए पड़ेगा ना। सो बेसिकली मार्कशीट का दिया अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो आपको कुछ डेटा चाहिए पड़ेगा, जैसे क्लास का नाम, क्लास नेम हो गया, आपके जो स्टूडेंट हैं उनका क्या नाम है, ठीक है, रोल नंबर्स क्या हैं आपके, मार्क्स क्या हैं आपके स्टूडेंट के। तो आपको बहुत सारा क्या चाहिए पड़ेगा, ऐसा डेटा चाहिए पड़ेगा, किसके लिए, मार्कशीट की टेबल के प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक, तो बेसिकली जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो आप करते क्या हो, सपोज आप क्या कर रहे हो, आप सी लैंग्वेज में मार्कशीट की टेबल का क्या बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो। तो जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि डिजिटल कंप्यूटर में आपका जो भी डेटा है आपको क्या करना पड़ता है, एक साथ इनपुट करना पड़ता है और आपके इंस्ट्रक्शन भी आपको एक साथ देने पड़ते हैं। तो सपोज अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो हो सकता है आपके प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन हो उसमें आपको क्या देना पड़े, नेम ऑफ क्लास, और साथ में आपका जो सी लैंग्वेज का जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहां पर दे सकते हैं। ठीक है,
ऐसे ही आपका जो दूसरा स्टेटमेंट होगा, जो आपका दूसरी लाइन में आप क्या दोगे, आप दे सकते हो कैन पुट रोल नंबर्स, ठीक है, यहां भी आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या दे सकते हो, आप स्टूडेंट्स के नेम दे सकते हो, है ना, यहां आपका कोई इंस्ट्रक्शन आ गया। फिर क्या कर सकते हो आप मार्क्स दे सकते हो, यहां भी क्या आ जाएगा, आपका कोई इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्या होगा, आप अपना पूरा प्रोग्राम प्रिपेयर कर लोगे, है ना। जब एक बार आपका प्रोग्राम प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद जब आपने प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट के फॉर्म में एक टेबल मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको आउटपुट के फॉर्म में एक टेबल मिलेगा, और उस टेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको खुद से ही मिल जाएगी। लाइक किस बच्चे के, किस स्टूडेंट के कितने परसेंट हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस स्टूडेंट ने टॉप किया है, कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से कितना आगे है, ठीक है, नंबर्स में कितना गैप है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या मिलेंगी आपको, अपने आप टेबल के फॉर्म में मिल जाएंगी, आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो बेसिकली इस केस में आपने क्या किया आपने, इस केस में आपने क्या किया कि आपने जितना भी आपका डेटा था उसको क्या कर दिया, आपने जितना भी आपका डेटा था उसको क्या कर दिया, आपने एक साथ इनपुट कर दिया, ठीक है। साथ ही आपके क्या थे, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो भी आपने दे दिए, है ना। और जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए थे उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपके डिजिटल कंप्यूटर ने क्या किया, कैलकुलेशंस की, ऑपरेशंस किए, ठीक है। और एक बार जब ऑपरेशन हो गए पूरे तो क्या कर दिया, आउटपुट के फॉर्म में क्या शो कर दी, आपकी मार्कशीट की टेबल शो कर दी, जिसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन अपने आप ही मिल रही थी, है ना। सो बेसिकली यही चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि आप डिजिटल कंप्यूटर में क्या करते हो, आपका जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आप एक साथ इनपुट करते हो, और जो इंस्ट्रक्शन आपने डेटा के साथ इनपुट किए थे उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर, वो क्या करता है, वो कैलकुलेशंस करता है। और एक बार कैलकुलेशंस करने के बाद क्या करता है, रिजल्ट को आउटपुट के फॉर्म में शो कर देता है। सो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर्स की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या है, वो आपका मल्टीपर्पज कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है, मल्टीपर्पज। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो आपका मल्टीपर्पज कंप्यूटर है। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको क्या है, आप बहुत अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो। कि आप चाहो तो अपने जो आपका सिस्टम है उससे क्या कर सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, है ना। उस पर आप चाहो तो MS वर्ड या MS पावर पॉइंट में जाके अपना कोई काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपका जो कंप्यूटर है आपके अलग अलग फील्ड्स में भी यूज़ में आता है, जैसे आपके इंजीनियरिंग के फील्ड में अलग आ जाएगा, ठीक है, आपके मेडिकल लाइन में अलग आएगा, इंटरटेनमेंट की लाइन में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली आपका सिस्टम कैसा हो गया, मल्टीपर्पज़, कि आप इसका अलग अलग फील्ड्स और अलग अलग जॉब्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। इसलिए आपका जो डिजिटल कंप्यूटर कैसा है, वो मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर होता है। क्लियर है। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि आपके डिजिटल कंप्यूटर के जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नल्स डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं, सिग्नल्स कैसे होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर में, डिसकंटिन्यूअस। अभी मैंने आपको एनालॉग कंप्यूटर में बताया था कि सिग्नल्स आपके कैसे थे, कंटिन्यूअस थे, पर इन दिस केस योर सिग्नल विल बी डिसकंटिन्यूअस। क्या रीजन है इसका, देखिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है, 0 और 1 पर, 0 और 1 पर। सो 1 को हम डिनोट कर सकते हैं ऑन से, और 0 को डिनोट कर सकते हैं ऑफ से, ठीक। सो जो आपकी वेवफॉर्म बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। आपकी कुछ ऐसी वेवफॉर्म बनेगी किसमें,
डिजिटल कंप्यूटर के केस में, ठीक है। सपोज ये हो गया आपका अप है, तो ये हो गया आपका 1 1 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, यहाँ 0 0 का आ गया, यहाँ 1 का आ गया, यहाँ 0 0 का आ गया, यहाँ 1 1 1 का आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको क्या है वेवफॉर्म मिलेगी, किसमें, डिजिटल कंप्यूटर में। तो बेसिकली आपका जो वेवफॉर्म है कैसी है, ये आपकी डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, कि जहां आपका वन आया वहां आपका क्या हो गया, अप हो गया, और जहां आपका 0 आया वहां आपका डाउन हो गया। इसलिए बोलते हैं कि आपके जो सिग्नल्स हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में वो कैसे होते हैं, वो होते हैं डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। क्लियर है। अच्छा, एग्जाम्पल डिजिटल कंप्यूटर के आप लोग जानते ही होंगे कि आपके जो डेस्कटॉप हुआ, आपका जो लैपटॉप है, आप जो भी आप पाम टॉप हुआ, आपका आईपैड वगैरह है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट कंप्यूटर पे, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन था, उसमें आपका जो लास्ट कंप्यूटर है वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है? आप दो डिफरेंट स्पीसीज को क्या कर दो, मिक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने सबसे पहले क्या समझा, एनालॉग कंप्यूटर, और फिर आपने क्या समझा, डिजिटल कंप्यूटर। अगर आप एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बन गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो क्या हुआ हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर which possesses the characteristics of both analog and digital computers। कैसा कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर आपका, कि जिसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिलेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसमें आपको एनालॉग कंप्यूटर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिले और डिजिटल कंप्यूटर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, वो आपका कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर विच possesses the characteristics of both analog and digital computer। क्लियर है? ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, अभी आपने देखा कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो आपके फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, लेंथ हो सकती है आपकी, कुछ भी हो सकता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स हो सकते हैं, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज पर डायरेक्ट वर्क करता है, ठीक। और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर वो क्या करता है, वो आपके क्या करता है, जो आपका डिजिटल कंप्यूटर वो क्या करता है, वो आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन लगा के क्या करता है, बेसिकली कैलकुलेशन करता है। क्या काम है इसका, कैलकुलेट करता है। सो आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो करता है डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज पर वर्क, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, कुछ भी हो सकता है। और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो आपका कैलकुलेशंस करता है। कैसे करता है कैलकुलेशन? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करके आपका डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको पता है ना। और हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है, आपका एनालॉग कंप्यूटर भी इंक्लूड है और डिजिटल कंप्यूटर भी इंक्लूड है। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है वो आपका ऐसा कंप्यूटर है जो क्या करता है, जो आपके फिजिकल सिग्नल्स को लेकर क्या करे, उस पर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे।
क्या करे, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हुआ आपका, ऐसा कंप्यूटर आपका जो आपके फिजिकल सिग्नल्स को लेकर क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस लगाता है। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। पहला क्या, कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या था, कि जिसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, वो आपका क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकेंड थिंग इज कि जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर वो क्या करते हैं, वो आपके फिजिकल सिग्नल्स को लेकर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एक तरफ वो आपके फिजिकल सिग्नल्स को लेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, लॉजिकल अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या कहाँ होंगी, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर होंगी। क्लियर हो ये चीज कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, जिसमें दोनों डिजिटल और एनालॉग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, और साथ ही आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो फिजिकल सिग्नल्स को लेके क्या लगाए, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन लगाए, यानी क्या करें, कैलकुलेट करें। क्लियर है। सो ये आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर की वर्किंग होती है। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइब्रिड कंप्यूटर में, कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है वो बेसिकली करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। देखिए, जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें आपका जो एनालॉग कंप्यूटर वाला पार्ट है ये वर्क करता है, ये फंक्शन करता है एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आपका जो एनालॉग कंप्यूटर है वो एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर फंक्शन करता है। ठीक है, ये अभी आपको थोड़ी देर से क्लियर हो जाएगा। और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या शो करता है, ये डिजिटल कंप्यूटर का क्या काम है, ये वर्क करता है आपका एज ए कंट्रोलर। कैसे फंक्शन कर रहा है आपका, एज ए कंट्रोलर। in your hybrid computer the analog computer functions as a problem solver and digital computer functions as a controller। क्या मतलब होता है इसका, देखिए, जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है किसी ना किसी प्रॉब्लम पे काम करेगा, वर्क करेगा, है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो बेसिकली आपके हाइब्रिड कंप्यूटर को जो प्रॉब्लम, जो टास्क परफॉर्म करने के लिए दी जाती है या जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है, तो बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। आपका एनालॉग कंप्यूटर एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर उसमें काम करता है। ठीक, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद आपका जो आउटपुट है उसको डिजिट्स में कौन शो करता है, उसको डिजिट में शो करता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। कौन शो करता है, डिजिटल कंप्यूटर। तो ये आपको क्लियर हुआ कि हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आपका जो एनालॉग कंप्यूटर वाला पार्ट है वो एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर काम कर रहा है, और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर वाला पार्ट है वो एज ए कंट्रोलर काम कर रहा है। ठीक है, साथ ही आपका जो भी आउटपुट है उसको क्या करेगा, उसको ये शो करेगा डिजिट्स में। आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें डिजिटल कंप्यूटर वाला कंपोनेंट एज ए कंट्रोलर फंक्शन करेगा, और जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको डिजिट्स के फॉर्म में क्या कर देगा, नंबर्स के फॉर्म में शो कर देगा। क्लियर है। ये चीज अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है। आपने ईसीजी मशीन देखा होगा, इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी मशीन। ठीक है, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा ईसीजी मशीन। अगर हॉस्पिटल में ना भी देखा हो तो आपने एटलीस्ट मूवीज में देखा होगा ईसीजी मशीन। क्या होती है ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन में एक ऐसा आपने देखा होगा कि एक मॉनिटर लगा रहता है ना, मॉनिटर लगा रहता है, और उस मॉनिटर के एक तरफ क्या है, आपकी वेव चलती रहती है, और दूसरी तरफ आपके कुछ नंबर शो होते रहते हैं, है ना, ये आपका होता है ऐसा। ठीक, और जो आपका पेशेंट होता है, सपोज ये आपका पेशेंट है, सपोज ये आपका पेशेंट है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मूवीज में कि
आपका जो ईसीजी का मॉनिटर है उससे बहुत सारे क्या निकले रहते हैं, आपके नोट्स निकले रहते हैं, आपके सेंसर निकले रहते हैं वायर्स के थ्रू, और आपके पेशेंट की बॉडी पर लगे रहते हैं कुछ इस तरह से। सो बेसिकली आपकी जो ईसीजी मशीन है, ये एग्जांपल है आपका किसका, हाइब्रिड कंप्यूटर का। ईसीजी मशीन आपका किसका एग्जांपल है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। अब ईसीजी मशीन की वर्किंग से हमको ये समझ में आ जाएगा कि एनालॉग कंप्यूटर एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे काम कर रहा है और डिजिटल कंप्यूटर आपके आउटपुट को कैसे शो कर रहा है। ठीक है, देखिए तो जो ईसीजी मशीन होती है उसमें क्या होता है, ईसीजी मशीन में आपके मॉनिटर से बहुत सारे वायर्स निकले रहते हैं, और जो वायर्स कहाँ लगे रहते हैं, आपके पेशेंट की बॉडी पर। सो जो ईसीजी मशीन है उसको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो क्या है, आपको आपकी ईसीजी मशीन को कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बेसिकली आपकी ईसीजी मशीन को क्या करना है, आपकी ईसीजी मशीन को आपके पेशेंट के जो भी वाइटल पैरामीटर्स हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट हुई, आपका ब्लड प्रेशर हुआ, आपका ऑक्सीजन लेवल हुआ, इन सब पैरामीटर्स को क्या करना है, मेजर करना है। ये तो प्रॉब्लम है, मतलब इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है आपकी किसको, ईसीजी मशीन को। आपकी ईसीजी मशीन के सामने जो टास्क है वो क्या है कि आपके पेशेंट के जो भी वाइटल पैरामीटर्स हैं, लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, इन सभी पैरामीटर्स को क्या करना है, उसे मेजर करना है। ये क्या है, ये है ईसीजी मशीन के सामने प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को उसे सॉल्व करना है। क्लियर है। अच्छा, इस मशीन में आपको दिख रहा है कि आपका क्या निकले हुए हैं, बहुत सारे वायर्स निकले हुए हैं, नोट्स निकले हुए हैं, जो डायरेक्ट किस पर लगे हुए हैं, आपके पेशेंट की बॉडी पर। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, आपके जो भी वायर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपके पेशेंट की बॉडी यानी पेशेंट की फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, उस पैरामीटर्स हैं उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आपके मॉनिटर से जो भी वायर्स निकले हैं वो डायरेक्ट क्या मेजर कर रहे हैं, आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट बीट क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, इन सभी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके जो पैरामीटर्स हैं उनका मेजरमेंट किसके थ्रू हो रहा है, इन वायर्स के थ्रू हो रहा है। इन वायर्स में क्या लगे रहते हैं, सेंसर्स लगे रहते हैं, और ये सेंसर क्या करते हैं, आपकी बॉडी पे जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उसको कंटिन्यूस मेजर करते रहते हैं। क्लियर है। सो बेसिकली ये वाला जो वर्क है ये किसका काम हो गया, ये हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर का। हुआ कि नहीं। मैंने आपको बताया था एनालॉग कंप्यूटर में कि एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क करते हैं। सेम थिंग आपके इस केस में भी हो रही है कि आपके जो वायर्स निकले हुए वो किस में लगे हुए हैं, वो डायरेक्ट आपके पेशेंट की बॉडी पर लगे हुए हैं, और डायरेक्ट आपके पेशेंट के जो भी वाइटल पैरामीटर्स हैं, आपका हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये क्या है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट किस पे वर्क कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो एनालॉग कंप्यूटर वो क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम क्या थी, पेशेंट के पैरामीटर्स को मेजर करना, उनको मेजरमेंट करना, ये तो प्रॉब्लम थी। और ये काम कौन कर रहा है, ये आप काम हो रहा है आपके वायर्स के थ्रू, जो सेंसर लगे हुए हैं ये डायरेक्ट आपके पेशेंट की बॉडी पे लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये पोर्शन किसका हुआ, आपका एनालॉग कंप्यूटर का। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका जो हाइब्रिड सिस्टम है, आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, उसमें आपका जो एनालॉग कंप्यूटर वाला पार्ट है वो एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर वर्क करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, जब इन वायर्स ने सेंसर के थ्रू आपकी जो बॉडी के पैरामीटर्स थे उसको सेंस कर लिया, उसको मेजर कर लिया, तो उस पैरामीटर्स को, उन पैरामीटर्स को आपका जो डिजिटल कंप्यूटर वाला पार्ट था वो किस में शो कर देगा, आउटपुट के फॉर्म में शो कर देगा। किस फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में कर रहा है यहाँ पर। सो बेसिकली ये पार्ट किसका हुआ, ये पार्ट हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर का। किसका हो गया, ये पार्ट हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर का, जो आपके आउटपुट को डिजिट्स में या नंबर्स में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए बोला जाता है कि आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें आपका जो डिजिटल कंप्यूटर वाला पार्ट है वो एज ए कंट्रोलर, और साथ ही आपका जो आउटपुट है उसको शो करने के लिए भी यूज में आता है। क्लियर हुआ। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आपका एनालॉग कंप्यूटर एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर वर्क करता है और डिजिटल कंप्यूटर एज ए कंट्रोलर वर्क करता है। साथ ही आपका जो आउटपुट है उसे क्या करता है, उसे डिजिट्स में शो कर देता है। ये था आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है।
अच्छा, आपका जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये बेसिकली बहुत अलग अलग फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। जैसे आपका डिफेंस में आपको जो रडार सिस्टम्स हैं वहाँ पर आप इसका यूज़ करते हो, वहाँ पे आप हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज़ करते हो। क्यों? क्यों आपके बेसिकली जो रडार्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो भी माइनर चेंजेस आ रहे हैं उनको क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं और उसी से पता चल जाता है कि हमारी टेरिटरी के अंदर किसी दुश्मन का प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो बेसिकली आपकी जो रडार सिस्टम है वहाँ भी आप हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हो। क्लियर है? और मेडिकल फील्ड में मैं आपको एग्जांपल ही दिया कि आपकी जो ईसीजी मशीन है ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। सेम आपका जो पेट्रोल पंप की मशीन है उसको भी आप एज ए हाइब्रिड कंप्यूटर कंसिडर कर सकते हो। क्यों? कि जब आप पेट्रोल भरवाते हो अपनी गाड़ी में, तो जब आपका जो पेट्रोल पंप में जब जो भरता है पेट्रोल, वो जब लीवर को खींचता है, ऑन कर ऊपर खींचता है, तो क्या होता है, उस पाइप के थ्रू आपका पेट्रोल फ्लो होने लगता है। जैसे जैसे आपका पेट्रोल फ्लो होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी मशीन में क्या लगा रहता है, कुछ मीटर्स लगे रहते हैं जो ये शो करते जाते हैं कंटिन्यूस कि आपने कितने रुपए का और कितने लीटर पेट्रोल डलवाया। ठीक है? तो बेसिकली इस पूरी वर्किंग में क्या है, आपका एनालॉग कंप्यूटर वाला भी पार्ट आ रहा है और आपका डिजिटल कंप्यूटर वाला भी पार्ट आ रहा है। एनालॉग कंप्यूटर वाला पार्ट कहाँ आ रहा है कि जो पेट्रोल फ्लो हो रहा है उस पेट्रोल को क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है। ठीक है, मेजर करने के बाद उसी को जो आपका आउटपुट है क्या कर रहा है, उसको वो डिजिटल फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में शो कर दे रहा है आपका डिजिटल कंप्यूटर वाला पार्ट। इसलिए आपका जो पेट्रोल पंप का मशीन है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट बेस, पहला बेसिस जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को समझा। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने सेकंड बेसिस पर, जो है आपका क्लासिफिकेशन। आपका सेकंड है आपका बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेसिस पर भी आप कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हो, है ना। सो आपका इसमें पहला टाइप आ जाएगा जनरल पर्पस कंप्यूटर, और आपका सेकंड टाइप आ जाएगा स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। सो पहला आपका है जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्या होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर? बेसिकली दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म जनरल टास्क आर कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्या है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर? आपके ऐसे कंप्यूटर जिनसे आप जो आपके जनरल टास्क होते हैं वो आप परफॉर्म करते हो, वो आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आप लोग अपने शॉप्स में, अपने घरों में जो सिस्टम यूज़ करते हो, आपका लैपटॉप हुआ, आपका डेस्कटॉप हुआ, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके आपके जो जनरल वर्क हैं, जनरल टास्क हैं, उनको परफॉर्म करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये सब आपके किसके अंडर आ जाएंगे, ये सब आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है? तो बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, जिनके थ्रू आप आपके जो जनरल टास्क हैं, आपके जो जनरल वर्क हैं, उनको आप परफॉर्म करते हो या उनको पूरा करते हो। ऐसे कंप्यूटर आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है? जैसे आपका लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, ये सारे आपके सिस्टम इसमें आ जाएंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर में। ठीक है? सेकंड है आपका स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच आर मेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर टास्क। आपके ऐसे कंप्यूटर जिनको किसी स्पेसिफिक टास्क या किसी स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही आप स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर बनाते हो। ठीक है? जैसे आपका एटीएम, जो आपका एटीएम मशीन है वो किसका एग्जांपल है, वो आपके स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर का एग्जांपल है। क्लियर है? बेसिकली
आपका जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होता है, इसमें आपका जो सीपीयू होता है उसको आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हो कि जो आपका टास्क है वो उसको क्या कर ले, हैंडल कर ले। ठीक है, बेसिकली इन दिस कंप्यूटर सीपीयू इज मेड टू हैंडल दैट पर्टिकुलर टास्क। आपका जो सीपीयू है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर बनाया है उस टास्क को क्या कर दे, परफॉर्म कर दे। ठीक है, जैसे आपका जो एटीएम मशीन है, तो बेसिकली आपके एटीएम मशीन का जो सीपीयू होगा वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि क्या कर सो आप आराम से इजीली क्या कर सकते हो, पैसे निकाल पाओ। ठीक है, आपके इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या है, आपके एटीएम मशीन के सीपीयू को डिज़ाइन किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जो आपके स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं इसके अलग अलग फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग हुआ, ठीक है, आपका स्पेस रिसर्च में आपके जो भी कंप्यूटर्स हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं, है ना, कोई जनरल टास्क तो परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। तो ये जितने भी आपके अलग अलग फील्ड्स में आपके जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं ये बेसिकली आपके स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। क्लियर है? तो ये था आपका सेकंड बेसिस, बेस्ड ऑन पर्पस। तो आज के वीडियो में मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द थर्ड क्लासिफिकेशन। थैंक यू।